सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे जो अरिहंत की बुक आई है, जो राज्य व्यवस्था कैप्सूल के नाम से है। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और मैं कह रहा हूँ मैं इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा। मेरे साथ बने रहें और जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक एहसास होगा कि कितने कम समय में इतना बढ़िया रिवीजन शायद नहीं मिल सकता। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। भारत का संवैधानिक विकास, जो हमारी पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। भारत के संवैधानिक विकास में देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक कंपनी का शासन है और एक क्राउन का शासन है। 1773 से लेके 1858 तक कंपनी का शासन है और 1858 से लेके 1947 तक क्राउन का शासन है। शायद आपको याद आया होगा 1858 देख के, जो 1858 की जो क्रांति हुई थी 57 की, उसके बाद इंग्लैंड का जो वर्चस्व था भारत पर और बढ़ गया और उसके बाद जो कंपनी का शासन था वो सीधे क्राउन के अधीन चला गया। महाराणा की घोषणा होती है और सीधा क्राउन शासन करता है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। कंपनी का शासन 1773 से 1758 तक था। उसमें देखते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। इसमें मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अधीन थी, जो वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हो गया, मतलब केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्र में एक प्रशासन हो गया, सीधा महारानी विक्टोरिया के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कब? 1774 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। जो सर एलिजा इम्पे थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखना। और जो अन्य न्यायाधीश थे वो रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर, लिमेस्टर और जॉन हाइड। इसके बाद देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें दोहरी सरकार प्रणाली अपनाई गई। नंबर पहली थी वाणिज्यिक, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, और थी राजनीतिक, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। वाणिज्यिक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 से 3 रह गई। ध्यान रखना, किस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 से घटकर 3 हो गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी क्षेत्र था जो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश बन गया, यानी जो कंपनी का क्षेत्र था वह ब्रिटिश अधिकृत मतलब ब्रिटिश के अधिकार वाला भारतीय क्षेत्र, मतलब भारत के क्षेत्र पर ब्रिटिश का प्रभुत्व हो गया। हम चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था, व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए और मुक्त व्यापार नीति, यानी कोई टैक्स नहीं देना है उसे इंग्लैंड को, और वो भारत में मुक्त व्यापार करेगी और शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसे भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। विधि आयोग का गठन हुआ और 1834 में इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने। चाय व्यापार व चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अभी पढ़ा था ये, आपने पढ़ा है ये चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त हुआ और 1833 आते आते चाय और चीन के साथ व्यापार भी समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग हो गए। निदेशक मंडल में सदस्य 24 से 18 रह गए। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिली और केंद्रीय विधान परिषद में
स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति मिली, यानी जो स्थानीय प्रतिनिधित्व था उसे केंद्रीय विधान परिषद में अनुमति दी गई। अब पढ़ते हैं क्राउन का शासन। जो क्राउन का शासन था उसमें पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। शासन ब्रिटिश ताज के अधीन था। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाया और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया और निदेशक व नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति की गई। तो निदेशक और नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति की गई, इस बात को ध्यान रखना। भारत शासन अधिनियम 1858 में निदेशक और नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति की गई। उसके बाद पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए। जो कोई भी विधि बनाई जाएगी, कोई लॉ बनाया जाएगा, उसमें ऐसा लागू हुआ कि भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मद्रास व मुंबई को पुनः विधायी अधिकार प्राप्त हुए। मद्रास और मुंबई को पुनः विधायी अधिकार प्राप्त हुए और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई और अध्यादेश शक्ति वायसराय के पास थी। भारत शासन परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई और अध्यादेश शक्ति वायसराय के पास थी। और इसमें दिखना होगा आपको विधान परिषद बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में थी। आगे देखते हैं आप भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या होता है, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि हुई। यानी जो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ और प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न पूछने और बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। अब आगे पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। मैंने अभी तक आपको इतने अधिनियम पढ़ाए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कहेंगे इसको, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। सबसे इसमें क्या हुआ था, जो मुस्लिम थे उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल हुआ और केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार हुआ। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उनका विस्तार हुआ और कार्यकारी परिषद में भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इस बात को ध्यान रखना, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन पूछा गया है वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, जो द्वैध शासन था उसका प्रारंभ हुआ। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन और सीमित मताधिकार व पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ। आपको सिर्फ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जब आंसर वो क्वेश्चन आएगा ना तो आपको यहीं से याद हो जाएगा। जैसे कि द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ 1919 में, प्रत्यक्ष निर्वाचन के सीमित अधिकार थे और पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी प्रणाली। द्वैध शासन स्टार्ट तो हुआ लेकिन कहाँ हुआ, केंद्र में। ध्यान रखना 1919 में केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान हुआ। संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची आई और प्रांतीय स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था और पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार। देखो 1919 में क्या हुआ था कि केंद्र में हुआ था द्वैध शासन और 1935 में क्या हुआ कि प्रांत में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ और इसमें संघीय न्यायालय व भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना भी हुआ था। भारत सरकार अधिनियम में, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई। अब आगे पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स पद समाप्त किए गए और देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई। साथ ही इसमें संविधान सभा को भारत निर्माण व अंगीकरण शक्ति कहा गया।
संविधान निर्माण। पृष्ठभूमि को देखते हैं तो 1895 में स्वराज विधेयक में संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन किया गया। स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने लाए थे। और उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जो कांग्रेस के थे। उसके बाद 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई M.N. रॉय द्वारा, जो बहुत पूछा गया है कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग का प्रस्ताव किसने पेश किया और किसने संविधान सभा के गठन की मांग की, तो वो M.N. रॉय थे। उसके बाद 1935 में संविधान सभा की मांग की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मांग की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जहां वायसराय लॉर्ड लिनलिथ था। अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स व संवैधानिक सुधार का वादा किया गया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग असहमत हो गए और इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसमें संविधान सभा के गठन को स्वीकृति मिली और जिसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया। मतलब क्रिप्स मिशन का विरोध किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया। और डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग की गई कांग्रेस द्वारा। पृथक पाकिस्तान की मांग जिन्ना द्वारा की गई। पृथक पाकिस्तान की मांग जिन्ना द्वारा की गई। अब 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव अथवा अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और A.V. अलेक्जेंडर, जो नेशनल बोर्ड के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन की बात की, कांग्रेस व मुस्लिम लीग को स्वीकृति मिली और पृथक पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकृति मिली। जो मुस्लिम लीग प्रथम चुनाव था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ, तो 296 सीटों पे हुआ था। उसमें 208 तो कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य सदस्यों को मिली। पाक विभाजन के बाद कुल सीटें 299 हो गईं। संविधान सभा की बैठक, पहली संसद संविधान सभा, प्रथम बैठक हुई थी तुम्हारी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। प्रथम बैठक में जो उपस्थित सदस्य थे वो 211 थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। संवैधानिक सलाहकार थे वो B.N. राव थे। मुख्य कार्य संविधान निर्माण था। जो संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था वो संविधान निर्माण था। अब इसके अधिवेशन और सत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कुल अधिवेशन थे जो 11 थे और 165 दिनों तक चले थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 के मध्य हुआ था। जो पहला सत्र था वो 9 से 23 दिसंबर 1946 के मध्य हुआ था और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के मध्य हुआ था। जो 11वां सत्र था वो 14 से 26 नवंबर 1949 के मध्य हुआ था। प्रेस व जनता को मांग लेने की आज़ादी थी। प्रेस व जनता को भाग लेने की आज़ादी थी और कुल समय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और कुल खर्चा 64 लाख रुपए का आया था उस टाइम। कुल महिला सदस्य 15 थीं। ध्यान रखना इसको। संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्य थीं वो 15 थीं और सुचेता कृपलानी थीं वो प्रथम CM थीं यूपी की, और सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल थीं यूपी की, और अमृता कौर प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थीं। अमृता कौर प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थीं। प्रमुख समितियां देखते हैं अब। बड़ी और मुख्य समितियां 8 थीं और लघु समितियां 13 थीं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे। कार्य संचालन के K.M. मुंशी और संघ के जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय के वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक H.C. मुखर्जी और सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया और वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको फिर से देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जो लघु समितियां थीं, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के कृष्ण स्वामी अय्यर, और तीसरे गोपाल स्वामी अयंगर, और चौथे सादुल्लाह खान, पांचवें B.L. मित्र जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनके स्थान पर N. माधव राव आए, और उसके बाद D.P. खेतान थे जिनकी मृत्यु हो गई, उसकी जगह T.T. कृष्णामाचारी आए, और साथ में थे K.M. मुंशी। और अब देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा के अन्य कार्य देखें। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ था वो 22 जुलाई 1947 को हुआ। और राष्ट्रध्वज का डिजाइन था वो पिंगली वेंकैया ने बनाया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार हुआ। और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, और 284 सदस्यों का संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन मई 1949। अंतिम ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 B.R. अम्बेडकर। और संविधान अंगीकृत हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। और ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया था। और जो संविधान सभा का प्रतीक था वो था हाथी। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। अन्य योगदान देखते हैं। मूल संविधान सुलेखाकार थे प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने अंग्रेजी में लिखा था संविधान, और उनके साथ बसंत कुमार वैद भी थे। सजावट नंदलाल बोस व व्योहर राम मनोहर सिन्हा ने की थी। प्रमुख अंतिम मंत्रिमंडल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू थे वो कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष और विदेश मामले देखते थे। वल्लभ भाई पटेल सूचना गृह मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्री, और आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री। और शिक्षा मंत्री थे सी राजागोपालचारी। संचार अब्दुल रब निस्तार, विधि जोगेंद्र नाथ मंडल, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। संचार मंत्री थे खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। व्यापार T.T. चंद्रीगर, और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाइयों को। और आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना एवं उसकी विशेषताएं। अरिहंत की जो कैप्सूल बुक थी उसी की रिवीजन कर रहे हैं हम, और उसमें अगला चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो संविधान का परिचय या भूमिका। संविधान का परिचय या संविधान की भूमिका एक तरीके की प्रस्तावना है जिसमें संविधान के सार तत्वों का उल्लेख है, और जो सार तत्व हैं वो हैं आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप, स्रोत और तिथि। प्रस्तावना की बात करें तो जो प्रस्तावना का विचार था वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और जो प्रेरणा है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है, जो नेहरू द्वारा, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और संविधान सभा द्वारा जो स्वीकृति मिली है प्रस्तावना को वो 22 जनवरी 1947 को मिली हुई है। ध्यान रखना, एक बार रिपीट करता हूँ, जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, प्रेरणा है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है, और संविधान सभा द्वारा स्वीकृति है जो 22 जनवरी 1947 की मिली है। यह प्रस्तावना गैर वाद योग्य है या नॉन जस्टिसेबल। और प्रस्तावना में अभी तक की बात करें तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आगे बात करें इसकी। प्रस्तावना जो है
ना तो सरकार को शक्ति देती है, इसमें ऐसी भी कोई बातें नहीं कही गई हैं जो गवर्नमेंट के पक्ष में हो, और ना ही बाधा है, और ऐसी भी बातें नहीं हैं जो गवर्नमेंट को रोके किसी भी चीज़ में या उसके अगेंस्ट हों। जो भी विशेषज्ञ थे उन्होंने प्रस्तावना के बारे में अपने अपने विचार रखे, और जो एक थे अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। और एक थे कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा दीर्घकालिक सपनों का विचार है, हमारी जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और एक थे N.A. पालकीवाला, जिन्होंने संविधान का आईडी कार्ड कहा, संविधान का आईडी कार्ड, परिचय पत्र कहा N.A. पालकीवाला ने। और जो हमारे K.M. मुंशी थे, इन्होंने कहा है गणतंत्र की जन्म कुंडली, जो प्रस्तावना है वो गणतंत्र की जन्म कुंडली है। और ठाकुर भार्गव दास ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। आगे बात करें तो जो प्रस्तावना के तत्व या घटक हैं वो देखते हैं हम, और उद्देश्य हम देखते हैं। जो लागू हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुई थी प्रस्तावना। इसमें न्याय की बात की जाए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय हैं। न्याय प्रस्तावना में कितने न्यायों का उल्लेख किया गया है? तो 3 न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जो न्याय थे वो रूसी क्रांति से लिए गए हैं जो 1917 में हुई थी। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है: विश्वास, धर्म, उपासना, विचार एवं अभिव्यक्ति। और जो स्वतंत्रता थी वो उसका विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, जो आर्थिक स्वतंत्रता है, संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, यानी ऐसा नहीं है कि आर्थिक रूप से सभी लोग बराबर हों। हो सकता है किसी की डेली इनकम 1 लाख रुपया हो, और हो सकता है किसी की डेली इनकम सिर्फ 100 रुपये भी हो। और समानता की बात करें, कोई विशेषाधिकार नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी समता और बंधुत्व की समानता बताई गई है 2 तरीके की। बंधुत्व यानी भाईचारा। एक टर्मिनोलॉजी आई हुई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यह क्या है? बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने में सक्षम, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उसे कहेंगे जो बिना किसी दबाव के निर्णय लेने में सक्षम हो। मतलब ये वो आंतरिक मामले भी हो सकते हैं और वो वैदेशिक मामले भी हो सकते हैं। यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब प्रस्तावना का स्वरूप या प्रकृति देखें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। यानी अब ये हैं क्या, इनको देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो देख चुके ही हैं। अब समाजवादी की बात की जाए तो क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। यानी इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा पब्लिक सेक्टर हो या ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लोग साथ साथ काम कर रहे हैं इसमें। पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष की बात की जाए, इसका कोई राजकीय धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान मानता हो। मतलब जहाँ कोई राजकीय धर्म न हो और सभी धर्मों को समान मानता हो, वही पंथनिरपेक्ष है, उसी को पंथनिरपेक्ष कहेंगे। अब लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक शासन संचालन की शक्ति जनता में निहित है और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है। यानी लोकतंत्र क्या है? यही है कि शासन संचालन की शक्ति जनता में निहित है। जनता जिसको चुन करके जाएगी, जो जनता जिसे चुन करके देगी वो केंद्र में जाएगा, वही राज्य में जाएगा, और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है। इसी को संसदीय व्यवस्था कहते हैं। प्रकार, प्रकार की बात करें तो प्रत्यक्ष हैं और अप्रत्यक्ष हैं। जो अभी हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक हैं, उसके प्रकार प्रत्यक्ष होती हैं और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की बात की जाए, जनता की सीधी भागीदारी होती है। मतलब स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है जहाँ जनता अपने नेता को सीधा चुनती है। लेकिन अप्रत्यक्ष जैसा भारत में है कि जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है, जो हमारे भारत में होता है। आपको पता होगा कि हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग अपने एमएलए और एमएलसी को चुनते हैं। अब राज्य का प्रमुख,
जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जो राज्य का प्रमुख होता है, भारत का राष्ट्रपति, जो जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं है तुम सीधे राष्ट्रपति को वोट देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और मंत्रिपरिषद की सहायता के से शासन का संचालन करता है। जो मंत्रिपरिषद होती है, जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, उसकी सहायता से शासन का संचालन करता है। अब जो संविधान की प्रस्तावना है, इससे संबंधित प्रमुख बात दिए गए हैं, वो देखते हैं। जैसे कि जो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ बात हैं, जैसे कि बेरूवारीवाद 1960। जो बेरूवारीवाद है 1960 में हुआ था, उसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है और ना ही इसमें संशोधनीय है। मतलब जो बेरूवारीवाद था उसमें कहा गया है कि संविधान का न तो अंग है प्रस्तावना और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। जो सज्जन सिंह केस हुआ था 1964 में, सज्जन सिंह केस 1964, इसने कहा था कि पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का सुझाव, यानी जो निर्णय हो चुका है प्रस्तावना में उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। सज्जन सिंह केस 1964 ने कहा था। गोलकनाथवाद 1967, इसमें कहा गया है कि संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना, शाश्वत व गैर बाध्य योग्य है। मतलब यह गैर बाध्य योग्य है और यह संसद की मूल आत्मा है। जो प्रस्तावना है यह संविधान की मूल आत्मा है। यह गोलकनाथवाद 1967 में कहा गया है। केशवानंद भारतीवाद बहुत फेमस है, अक्सर परीक्षा में आता रहता है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब प्रस्तावना में संशोधन संभव है लेकिन इसकी मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी परीक्षा में आता रहता है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग तो है बिल्कुल, और इसमें संशोधन भी संभव है, लेकिन संशोधन करो लेकिन इसका मूल ढांचा अपरिवर्तित रहे। आगे देखते हैं, जैसे कि SR बम्बई 1994, SR बम्बई 1994 में बताया था। इसने भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और ये LIC बनाम भारत संघ 1955, इसने भी कहा था कि संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना और न्यायालय में सीधे लागू नहीं है, इसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते और ना ही संशोधन कर सकते। LIC बनाम भारत संघ 1955 में कहा गया था। आगे देखते हैं, अब भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। SC ST एवं अल्पसंख्यक हेतु विशिष्ट प्रावधान है। जो संविधान है हमारा, उसमें SC ST एवं अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। संघात्मक परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, यानी संघात्मक तो है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है। पंथ निरपेक्ष राज्य, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, विधि का शासन, सार्वभौमिक मताधिकार, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, और इसमें संसदीय शासन प्रणाली है। संविधान की सर्वोच्चता को मायने रखा गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब एकात्मक और संघात्मक में थोड़ा सा देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। संविधान के जो एकात्मक और संघात्मक है उसके लक्षण क्या हैं। संघात्मक में देखते हैं, शक्तिशाली केंद्र है हमारे पास, राष्ट्रपति शासन होता है, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकाल में बिना संशोधन के एकात्मक स्वरूप, ये सब एकात्मक विशेषताएं हैं हमारी। और वहीं संघात्मक देखें, संघात्मक की बात करें तो संघ और राज्य में शक्ति का विभाजन है, लिखित संविधान है, द्विसदनीय विधायिका है हमारी, और संसद में उच्च सदन राज्यसभा है, और केंद्र और राज्य में अलग सरकारें हैं, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है हमारी। ये हमारी संघात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आती है। अब आगे बात करें, ये हमारा समाप्त हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। अब हमारा टॉपिक है संविधान के प्रमुख स्रोत, भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। यानी जब हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हमने विभिन्न देशों के संविधान से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लीं और तब जाके हमने अपना संविधान बनाया। उसी क्रम में देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहाँ से हमने क्या क्या लिया।
संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल पद और प्रशासनिक विवरण। यानी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें संघीय व्यवस्था और न्यायपालिका, बहुत से एग्जाम में पूछी गई है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार की स्वतंत्रता और केंद्र राज्य संबंध, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अमेरिका की बात करें तो मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग और न्यायिक पुनर्विलोकन। जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं, ये कनाडा से लिया गया है। और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से ली गई है। और आगे देखते हैं ब्रिटेन की बात की जाए तो इसमें संसदीय प्रणाली की बात करें, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। और पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति और मूल अधिकार निलंबन और आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति है, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और ध्यान रखना, जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ से क्या लिया गया है? राज्यसभा सदस्य निर्वाचन और संविधान संशोधन। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो वो भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जापान की बात करें तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि का शासन या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद। ध्यान रखना, संविधान के भाग और अनुच्छेद को पढ़ते हैं हम, वो क्या है? भाग नंबर 1, जो भाग नंबर 1 है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है और वह संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 है वो अनुच्छेद 5 से 11 जो नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। भाग 4 में जो 36 से 51 है उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं। और एक 4A है जिसमें आर्टिकल 51A है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। भाग 5 आर्टिकल 52 से 151, इसमें संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। भाग 6 जो 152 से 237 हैं, इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 7 जिसमें आर्टिकल 238 238 था जो निरसित कर दिया गया है। भाग 8 239 से 242 जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और आगे देखते हैं भाग 9 243 से 243O जो पंचायत के बारे में बताता है। भाग 9A 243P से 243ZG तक, इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 9B की बात करें तो 243ZH से 243ZT तक, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। भाग 10 के बारे की बात करें तो आर्टिकल 244 से 244A जिसमें अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 की बात करें, इसमें आर्टिकल 245 से 263 केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। पूछा भी गया है ये तो कि बहुत बार केंद्र राज्य संबंध किस भाग से संबंधित है, तो वो भाग है 11। भाग 12 है वो 264 से 300A जिसमें वित्त, संपत्ति, अनुबंध व वाद हैं।
भाग 13 में 301 से 307, जिसमें व्यापार व वाणिज्य के बारे में बताया गया है। भाग 14 308 से 323 संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है। 14A जो 323 से 323B, 323A से 323B है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, यानी न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 15 है 324 से 329A तक, जिसमें निर्वाचन है। और भाग 16 की बात करें तो 330 से 342A तक है, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। जो भाग 16 है जो 330 से 342A तक है, जिसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 343 से 351 जो राजभाषा को बताता है। भाग 18 352 से 360 जो आपातकाल के बारे में बताता है। भाग 19 361 से 367 जो विविध। भाग 20 है उसमें आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन को बताता है। भाग 21 है जो 369 से 392 इसमें अस्थायी विशेष प्रावधान है। और भाग 22 जो 393 से 395 है, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में अधिकृत पाठ। अब आगे देखते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची है इसमें संघ व राज्य क्षेत्र बताए गए हैं, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटीज थे। द्वितीय अनुसूची जिसमें वेतन व भत्तों के बारे में बताया गया है। और जो तीसरी अनुसूची है इसमें पद ग्रेड की शपथ, जो मंत्री वगैरह होते हैं पद ग्रेड की शपथ होती है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। ध्यान रखना, पहली में संघ राज्य क्षेत्र हैं, दूसरी में वेतन और भत्ते हैं, तीसरी में पद ग्रेड की शपथ है और चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। अब पांचवी देखते हैं। जो पांचवी अनुसूची है, जो हमारी पांचवी अनुसूची है, इसमें अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र प्रशासन है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के लिए स्पेशली जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए प्रशासन की बात की गई है। सातवीं अनुसूची है वो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 हो गई हैं। जो 8 भाषाएं बढ़ी हुई हैं वो कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ये सब भाषाएं, इनको आप याद कर लेना। और मैंने आपको बताया था कि ये सातवीं अनुसूची जो केंद्र राज्य से संबंधित है, इसमें कुछ विषय संघ सूची के हैं, कुछ विषय राज्य सूची के हैं और कुछ विषय समवर्ती सूची के हैं। ये देख लेना आप। जो बैंकिंग, रक्षा, संचार, विदेशी मामले और रेलवे, ये संघ सूची के विषय हैं। और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस और व्यापार, ये राज्य सूची के विषय हैं। और वन, शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार और जनसंख्या नियंत्रण, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अब 8 अनुसूची तक पढ़ चुके थे हम लोग। और 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है और इसी में पहला संविधान संशोधन 1951 इसी से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल, जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से रिलेटेड है। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायत के 29 विषयों के बारे में बताया गया है। और जो 73वां संविधान संशोधन 1992 इसी के लिए हुआ था। और 12वीं अनुसूची एवं लास्ट अनुसूची इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया, जिसमें 18 विषय हैं, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। आगे देखते हैं। जो अनुसूचियां हैं उन्हें याद करने की ट्रिक्स वो देखो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जो 8वीं अनुसूची है उसको याद करने की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जिस टी मतलब
टेरिटरीज संघ राज्य, ई एमोल्यूमेंट्स वेतन भत्ते, ए अफर्मेशन ऑफ ओथ मतलब शपथ के बारे में बताया गया है, आर राज्यसभा सीट, एस शेड्यूल्ड एरिया SC/ST क्षेत्र प्रशासन, ओ अदर ट्राइबल्स जनजाति क्षेत्र प्रशासन, एफ फेडरल लिस्ट संघ राज्य शक्ति, ओ ऑफिशियल लैंग्वेज भाषाएं, एल लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार, डी डिफेक्शन दल बदल, और पी पंचायत जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, नगर पालिकाएँ। और ये क्लास यहीं एंड करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किसी भी बुक की ऐसे ही पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में बुक का नाम लिखें और बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।